आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और रोज़ खुद से एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा रहे होंगे। तो आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 22 करेंगे। हर मॉक टेस्ट की तरह आपको इस मॉक टेस्ट में भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट आपको कैसे करना है हर मॉक टेस्ट की तरह कि आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। हर क्वेश्चन का खुद से अटेम्प्ट लेना है, सही आंसर लाना है। क्वेश्चन बने या नहीं बने, दो ही ऑप्शन होंगे। बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर अभी नहीं बन रहा है तो उसका आप कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर सकते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को आप दो चार क्वेश्चन को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम हॉल में ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि बनेगा या नहीं बनेगा, बनना ही चाहिए। उसके लिए अभी आपको हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना पड़ेगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपसे बने उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखना है और कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन से अप्रोच को हमें लेके कंटिन्यू करना है। तो आइए आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ना भी है, सॉल्यूशन भी देना है। क्वेश्चन में दिया गया है एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मिले, जबकि प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की। अमान्य मतों की संख्या कितनी थी? हमसे पूछा जा रहा है कि इनवैलिड वोटों की संख्या बताना है। कैसे बताएंगे? अगर आप ये क्वेश्चन को बहुत बार प्रैक्टिस किए होंगे, अच्छा डिटेल से इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, तो आप बोलेंगे देखो, हारने वाले को अगर 48% मिला है जीत, तो जीतने वाले को 52% मिला होगा, तभी तो जीता होगा। दोनों के बीच में जीतने वाले को कितना ज्यादा मिला है? 4%, जबकि दिया गया है 3%। 1% का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 1% है यही इनवैलिड वोट है। 3% का वैल्यू 6000, तो 1% का वैल्यू 2000। हमें 1% का वैल्यू इनवैलिड वोट ही बताना था, कितना होगा? 2000 होगा। आइए अब इस क्वेश्चन को लिख के करते हैं। जो चीज हम बोले हैं उसी को आपको लिखेंगे तो देखेंगे टाइम कितना लगेगा। मान लेते हैं कुल वोट 100 डले होंगे। एक चुनाव में टोटल कितने? 100 वोट। इसमें हारने वाले को, लूजर को कितना मिला है? 48%। 48% मतलब 100 का 48%, 48 हो गया। अगर हारने वाले को 48 मिला है 100 में से, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? 52। ये 52 किसको मिला है? विनर को मिला है। 52 कितने में से? 100 में से। अगर आप देखेंगे, हम आपसे पूछे ये बताओ कि जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज्यादा मिला है, आप बोलेंगे 52 में से 48 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 4 यूनिट ज्यादा वोट मिले। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल किया है। हमारे हिसाब से 4 है और क्वेश्चन में वही 4 का वैल्यू 3 दिया गया है। तो ये अंतर क्यों आ रहा है? 4-3 का अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो 1% है, ये जो 1 यूनिट है, यही 1 यूनिट क्या है? इनवैलिड वोट है। ये क्या है? इनवैलिड वोट है। हमें दिया गया है 3% मतों का अंतर से जीतना, या तो 3 नहीं तो जो जीता उसको 6000 वोट अधिक मिला है। 3 यूनिट का वैल्यू ही कितना है? 6000 है। अगर 3 यूनिट का वैल्यू 6000 तो कितना गुना? 2000 गुना। कितना गुना? 2000 गुना। तो ये जो इनवैलिड वोट है 1 यूनिट, 1 यूनिट का भी 2000 गुना करेंगे तो 1 का 2000 गुना कितना होगा? 2000। हमारा इनवैलिड वोट कितना होगा? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगर हमसे यही पूछ लेता कि कुल कितने वोट डले होंगे, तो 2000 का 100 गुना कर देते, उतने कुल वोट हो जाते। इनवैलिड वोट पूछता तो 2000 हो जाते। ऐसे वोटर जो इनवैलिड या तो देने नहीं गए, नहीं तो कुछ गलत XYZ काम करने से उनका वोट काउंट नहीं किया गया, मतलब ना हारने वाले को वोट मिला होगा, ना जीतने वाले को वो वोट 2000 मिले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ sec थीटा इक्वल टू 5x एंड tan थीटा इक्वल टू 5 माइनस x, आपको बताना है 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। वैल्यू पुट मत करने लगना। त्रिकोणमिति और अलजेब्रा को दोनों को कंबाइंड करके आपसे पूछा गया है। आपको त्रिकोणमिति का भी कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि सेक और टेन में रिलेशन कैसा होता है, पढ़े होंगे एक बेसिक वाला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसा क्यों सोचना है? क्योंकि सेक और टेन ऑप्शन में नहीं है, एक्स भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए वो माइंड आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर सेक थीटा बराबर 5x है, हम आपसे पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका मतलब कि दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 5x का स्क्वायर।
25x² हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेन थीटा का स्क्वायर करें तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 5/x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25/x² हो जाएगा। हो गया। हमें माइनस में बताना है x² माइनस 1/x²। तो दोनों को अगर घटाएंगे माइनस करेंगे मतलब यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 तो कॉमन ले लेंगे, दोनों में है 25 तो इंटू x² माइनस 1/x²। ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सब बोलेंगे, एक होता है, त्रिकोणमिति के बेसिक हर स्टूडेंट को पता है। इधर एक हो गया 25 इस साइड आएगा तो 1/25 इक्वल टू x² माइनस 1/x²। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछता x² माइनस 1/x² क्या होता है तो हम बोलते आंसर 1/25 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसके साथ 10 का गुना किया गया है, हमें यहाँ पे 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर इक्वल के इस साइड 10 से गुना किए हैं तो हमें इस साइड भी 10 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये इक्वल होंगे। अब हमें इसे काटना स्टार्ट करेंगे तो ये 10 जाएगा 5 से 2 बार में, 25 जाएगा 5 बार में। ये क्या है 2/5 इक्वल टू 10 इंटू x² माइनस 1/x²। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं 19 और 17 के अनुपात में हैं, उनका महत्तम समावर्तक आपको बताना है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, उनका महत्तम दिया गया, HCF दिया गया है, हमें संख्या बताना है। तो ये क्या है 19 और 17 के रेशियो में है। तो नंबर पता करने के लिए हम क्या करेंगे 19 में 11 से गुना कर देंगे और 17 में भी 11 से HCF से गुना कर देंगे। जो रेशियो है उसमें हम 11 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो वो हमारा वैल्यू पता चल जाएगा, वो दोनों संख्या पता चल जाएंगे जिनका HCF 11 है। 19 और 11 को गुना करना आसान है, 9 9 1 10, लेकिन आपको करने में वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। 11 को 10 प्लस 1 में तोड़ दें तो 19 गुने 10 मतलब कि 190 प्लस 19 कितना होगा 209। ऑप्शन को ध्यान देंगे तो देखेंगे एक ही ऑप्शन में 209 है, तो दूसरे को हमें चेक ही नहीं करना है। कैलकुलेशन के लिए 11 को 10 प्लस 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 170 प्लस 17 कितना होगा 187। दोनों जगह मैच कर रहा है 209 187। हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको बस 5 सेकंड दिया जा रहा है मैक्सिमम आंसर बताने के लिए। पढ़ना शुरू करते हैं। एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई ज्ञात कीजिए। कितने होंगे बताइए। वर्गाकार टाइल होना चाहिए, हमें कम से कम टाइल्स का यूज करना है। 16 इंटू 12 क्या है आयताकार है, इसमें कितने टाइल्स या उस हर टाइल्स का लंबाई कितना होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम हमेशा HCF लेते हैं। तो HCF 16 और 12 का कितना होगा 4 होगा, तो उस टाइल्स का लंबाई कितना होगा 4 मीटर होगा। तभी तो 16 मीटर वाले लंबाई में 4 मीटर के कितने टाइल्स लगेंगे 4, और चौड़ाई वाले में 12 मीटर है तो 4 मीटर के 3 लगेंगे। अगर हमसे पूछ लेता कुल कितने टाइल्स लगते हैं, हम बोलते 16 गुने 12 बराबर x मान लेते हैं टाइल्स की संख्या गुने टाइल्स की कैसा है वर्गाकार है तो 4 गुने 4 करते तो टोटल टाइल्स कितने लगते 12। कब जब टाइल्स की लंबाई 4 इंटू 4 होता तो। हमारा ये आंसर ऑप्शन ए हो गया है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर बताइए। क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 39 सेंटीमीटर है, स्क्वायर में है। BC पर दो बिंदु हैं D और E इस प्रकार है कि BD बराबर DE बराबर AC है।
तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम आपको समझना पड़ेगा कि डायग्राम कैसे बनेंगे। इसमें दिया गया है कि ये एक त्रिभुज है जिसको दे दिया गया ए, बी और सी। इसमें दिया गया कि डी और ई इस प्रकार हैं कि बी डी बराबर डी बराबर ई सी है। ये पॉइंट क्या है, डी और ई बराबर, मतलब कि इसका लेंथ बी डी का जितना लेंथ होगा उतना ही लेंथ डी ई का होगा और उतना ही लेंथ ई सी का होगा। मानते हैं कि नहीं मानते? इक्वल का मतलब यही होगा, जितना लेंथ इसका उतना लेंथ इसका और उतना लेंथ इसका होगा। हमसे पूछा जा रहा है त्रिभुज एबीसी का एरिया, ये पूरे का एरिया दे दिया गया है। इस एरिया में से हमसे पूछा जा रहा है ए डी, क्या पूछा जा रहा है, ए डी सी का। ए डी सी आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, अब दिखेगा। देखिए ए डी सी, इस लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, डॉटेड लाइन से हम आपको शो कर दिए हैं ब्लैक कलर से। तो हमें बताना है ए डी सी का एरिया बताना है। कैसे बताएंगे? ए डी सी का एरिया कैसे बताएंगे, बताइए। एक थ्योरम होता है, बस उस थ्योरम को आपको रिवाइज करना है कि अगर बेस, ये बेस है, बेस को जिस अनुपात में विभाजित किया जाए, जितने पार्ट में विभाजित किया जाए उतने पार्ट में उनका एरिया विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब, मान लीजिए बी डी ई सी कितने पार्ट में हो, बी सी को कितने पार्ट में डिवाइड किए, 3 पार्ट में, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो ये जो एरिया होगा ए बी डी का, उसका भी रेशियो लेंगे, ए डी ई का भी रेशियो लेंगे और ए ई सी का भी रेशियो लेंगे। तो वो एरिया का रेशियो जो होगा वो इनके जो इक्वल पार्ट में डिवाइड के, किसी भी पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, इक्वल हो या अनइक्वल हो, तो वही रेशियो होगा जो रेशियो इनका होगा, लेंथ का रेशियो होगा, वही रेशियो इनके एरिया का भी होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें बताना है ए डी सी का एरिया बताना है। हमें दिया गया है ए बी सी का, ए बी सी का लेंथ कितना होगा? आप बोलेंगे ए बी सी का लेंथ हो जाएगा 3 यूनिट और डी सी का लेंथ कितना होगा, 2 यूनिट। और अगर ए बी सी और ए डी सी का जो बेस का रेशियो है वो 3:2 में है, हम क्या बोल रहे हैं, अगर ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल ए डी सी में जो बेस, जो साइड का रेशियो है, साइड का रेशियो क्या है, 3:2, तो इनका एरिया का भी रेशियो क्या होगा, 3:2 ही होगा। जबकि एबीसी का एरिया कितना दिया गया है, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 का कितना गुना, 13 गुना, तो 2 का भी 13 गुना कितना होगा, 26। इसका मतलब ए डी सी का एरिया कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही है। बस ये थ्योरम आपको रिवाइज कर लेना है, डिटेल में नहीं जाना है कि ये कौन सा थ्योरम, नाम क्या है। जिस रेशियो में हम बेस को काटेंगे, जिस रेशियो में बेस को विभाजित करेंगे, उसी रेशियो में इनका एरिया भी होगा, उसी रेशियो में इनका एरिया भी होगा। आगे क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तब। उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641/10,000 गुनी हो जाती है। अब ये फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा लोचा करता है, तो हम मान लेते जो नीचे है ना, जो नीचे है हम उसे ही मान लेते हैं। तो वो जो संख्या, वो प्रिंसिपल जो होगा मान लेते हैं कितना, 10,000। 1 पे 4 जीरो, तो 4 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, 10,000 का 14,641/10,000 गुना, मतलब ये हो गया 4 साल के बाद 14,641। ये क्या आया है, 4 ईयर का। हमें परसेंटेज बताने के लिए 1 साल का पता होना चाहिए कि 1 साल में वो क्या हो रहा है, कितने से कितना चेंज हो रहा है।
इसका मतलब 1 साल से 4 साल जाते हैं तो पावर 4 करना रहता है, करते हैं तभी तो निकालते हैं सीआई में। तो 4 से अगर हम 1 पे आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा, रेशियो लेके फोर्थ रूट निकालेंगे। तो 10,000 का स्क्वायर रूट नहीं, फोर्थ रूट, रेशियो फोर्थ रूट ऑफ 14,641। ये तो सीधा दिख रहा होगा कि 10,000 का फोर्थ रूट क्या होगा, मतलब 10 का कितनी बार गुना करेंगे, 10 के पावर 4 करेंगे तभी 1 पे 4 जीरो आएगा, तो ये 10 आ गया। थोड़ा सा इसमें आपको मामला फंसाएगा, अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप सीधा बोलेंगे कि ये 11 का पावर 4 है, या आप बोलेंगे ये 121 का स्क्वायर है, 121 का स्क्वायर है। 121 को क्या लिखेंगे, 11 का स्क्वायर का स्क्वायर, 11 का पावर 4, ये आ गया 11। एक साल में 10 से कितना हो जा रहा है, 11। जो एक साल में 10 से 11 होगा वही 4 साल में 10,000 से 14,641 हो जाएगा। 10 से कितना बढ़ा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट पे कितना, 1 यूनिट किस पे बढ़ा है, 10 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा, परसेंटेज बता देंगे। ये कितना हो जाएगा, 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ये आया कैसे, मान लो 10% इंटरेस्ट रहता तो 1 साल, यहाँ पे लिख देते हैं। ये बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 ईयर। 4 ईयर, पहले साल में 10 से 11 हो जाएगा, रेशियो लेते हैं। दूसरे साल में 100 से 10 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। तीसरे साल में 1,000 से 1,331 हो जाता है। और चौथा साल में 10,000 से 14,641 हो जाता है। हम क्या कि 1 साल से चौथे साल पे आने के लिए हर एक चौथे साल पर अगर पूछते हैं इसका पावर 4 किए हैं, तो जब हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा तो फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपको बेसिक है, हर एक फैकल्टी सीआई में ये वाला तो आपको रेशियो बताता ही है। यहाँ पे क्या हो गया, 10 से 11, एक इंटरेस्ट मिला है तो अमाउंट कितना हो गया है, 11 हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0 है और द्विघात समीकरण पी के x² प्लस एक्स इक्वल टू 0 का मूल्य -5 है, तो पी और के का मान बताइए। कैसे करेंगे, रूट्स के मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स आते हैं, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स होंगे। वो जो 2 रूट्स होंगे उस रूट्स पे ये इक्वेशन 0 हो जाता है। अगर हम x के जगह पे -5 पुट करें तो पहले इक्वेशन में, क्योंकि दूसरे में अगर रखेंगे तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हो जाएगा p और k। पहले इस इक्वेशन में रखेंगे, यहाँ से p निकाल लेंगे, फिर यहाँ से k निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, 2 इंटू एक्स के जगह पे अगर -5 रखें, -5 का स्क्वायर 25, या उसके बाद पी एक्स का वैल्यू -5 है तो ये हो गया -5p, उसके बाद -15 इक्वल टू 0। 50 में से 15 जाएगा 35, p बराबर क्या हो जाएगा, 35/5। p का वैल्यू कितना आया, 7 आ गया। इसका मतलब हो गया कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा नहीं हो सकता है। पी और के का वैल्यू पूछ रहा है, लास्ट टाइम में होता तो 50% चांस होता। अब हमें क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। के के लिए इस इक्वेशन का भी रूट कितना है, -5 है। पी के जगह पे 7 रखेंगे इंटू के, एक्स के जगह पे -5, -5 का स्क्वायर 25, एक्स के जगह पे -5, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब कितना स्टूडेंट क्या करेगा, 7 को इसमें गुना करेगा, इसमें गुना करेगा, इक्वल के उस तक ले जाएगा। हम क्या करेंगे, 7 को इसको दे देंगे तो 0 हो गया। इसका मतलब 25 के बराबर कितना हो जाएगा, 5। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। तो पी का वैल्यू 7 और के का वैल्यू 0.2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। आप p बराबर 7 देखते ही आप ये समझ जाते कि k का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव में नहीं होगा,
क्योंकि x के जगह पे -5 रखेंगे, माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। p निगेटिव में है ही नहीं तो k का वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, तो ये ऑप्शन आप वैसे ही काट देते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया गया है शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में 2 ट्रिप को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच का अंतर ब्रैकेट में क्या दिया गया, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आने और उसी को फिर से दोहराने में 10 मिनट है, तो दोनों सिरों के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान दिया गया है, बस आपको इसका लैंग्वेज अगर समझ गए तो मजा आ जाएगा। एक छोर ये है, नदी के 2 छोर हैं। क्या बोला है कि अप स्ट्रीम में क्या क्या यहां से यहां गया, फिर यहां से रिटर्न आ गया। मान लीजिए अगर इसका डिस्टेंस डी होता, डी गया फिर आया, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस चला गया, 2D चला गया, जो रेड लाइन से लिखे हैं वो 2D गया है। फिर कलर चेंज कर लें, डाउन स्ट्रीम में भी क्या किया, गया फिर आया, तो डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल किया होगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2D किया है। गया फिर आया तो डिस्टेंस डी गया होगा, फिर रिटर्न आया होगा, तो टोटल 2D किया है। फिर आप गौर से देखिए तो दोनों जगह पे डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब है कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, टाइम होगा। होगा कि नहीं होगा। अगर हम पूछे कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा स्पीड, तो बोलेंगे 15 और 3 18, स्पीड कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा 18। और अप में क्या होगा, अप में उल्टा घटता है, 15 में से 13 गया तो 12 होगा। ये क्या आया, स्पीड का रेशियो आया 18:12, काटेंगे छतरी 18, 6 दूना 12 होगा। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा 2:3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं, है दिक्कत नहीं है ना, तो आगे बढ़े। हमसे दिया गया है कि 10 मिनट समय के बीच का अंतर 10 मिनट है। इनके बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 मिनट। तो 2 यूनिट का वैल्यू 20 मिनट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, बोलिए। 3 यूनिट का वैल्यू 10 से गुना करेंगे तो 30 मिनट, 30 मिनट हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है दोनों सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या था, 12 किलोमीटर प्रति आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस किसका देख रहे हैं, अप स्ट्रीम में, इनटू आधा घंटा में कितना जाएगा, हाफ आवर में 6 किलोमीटर। आप ये 6 किलोमीटर आप निकालेंगे ना डाउन स्ट्रीम से भी, तो 6 किलोमीटर ही आएगा। हमारा आंसर क्या होगा, 6 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है, जा। ऑप्शन ए तो नहीं है, अब क्या करें। तो आप अगर गौर से इस लाइन को पढ़े होंगे, एक छोर से दूसरे छोर तक वापस आने और उसी को फिर से दोहराने में। अगर अप स्ट्रीम में कहें तो गया और आया, टोटल डिस्टेंस कितना चला है अप स्ट्रीम में, 6 किलोमीटर। हमसे टोटल तो नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक छोर से इस छोर के बीच में। टोटल अगर 2D है तो एक साइड का दोनों छोर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। एक बार अगर लोग जाएगा तो कितना किलोमीटर जाएगा, तो 6 किलोमीटर का हम आधा करेंगे तो दोनों छोर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 3 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में 6 किलोमीटर देता तो आप टिक लगा के आ जाते 6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन के हर एक यहीं पे क्या दिया गया, दोनों सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम में कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बस हमें उन दोनों छोर के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, जो आंसर होगा 3 किलोमीटर। आगे आइए पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खंबे के शीर्ष को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है।
जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? ये किसका है? हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? 20 और 40 मीटर की ऊंचाई के दो खंबे की मान लेते हैं, दो खंबा है, पोल की बात कर रहा है, समझ रहे हैं ना? एक 20 मीटर और एक 14 मीटर, 14 मीटर। और यहाँ से ये हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है कि एक क्या है? 20 मीटर का खंबा है, एक 14 मीटर का। एक खंबा का हाइट बड़ा होगा, एक का छोटा होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि दो खंबे के शीर्ष को एक तार से जोड़ दिया जाता है। हम क्या किए? इन दोनों के शीर्ष मतलब कि टॉप को जोड़ दिए हैं, जुड़ गया है। हमें इसका लेंथ पूछ रहा है, जबकि क्वेश्चन में दिया है कि जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के साथ इसके साथ 30 डिग्री का कोण क्या होगा? अगर हम 30 डिग्री की बात करें तो ये हो गया 30 डिग्री। हमसे ये लेंथ पूछा जा रहा है, लेंथ कितना होगा। अब ये बताओ, ये तो बना समझ गए, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ये खंबे का हाइट कितना है? 14 मीटर है। और ये पूरा खंबा कितना है? 14 मीटर का। इतना खंबा यहाँ तक का हाइट कितना होगा? 14 मीटर। और इतना हाइट कितना हो जाएगा? 6 मीटर होगा। अब बोलेंगे बिल्कुल होगा। और ये बात तो आपको भली भांति पता है कि ये कैसा बन रहा है? समकोण त्रिभुज। ये 30, ये 90, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा। त्रिकोणमिति में 60 डिग्री के सामने का वैल्यू क्या होता है साइड का? किस रेशियो में? 3 रेशियो में, √3 में। 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 6 मीटर, तो 2 यूनिट का 6 का 2 गुना 12 मीटर हमारा सही होगा। ऑप्शन कौन सा है? बी हमारा सही है। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक का है। बस आपको ये रेशियो, वो साइन कॉस टेन नहीं लेना है। रेशियो अगर आपको पता, 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो क्वेश्चन आपका कैसे से कैसा क्वेश्चन हो जाएगा, एक लाइन में आप कर लेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, जहां दिया गया है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? हमें नहीं मिलती है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में दिया गया जिनको जिनको मिल रहा है उनका परसेंटेज दिया गया है। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं यहाँ जो दिया गया उसको लिखते हैं, बॉय और गर्ल, इन दोनों का रेशियो कितना है? 5:6 में। अगर एक स्कूल में लड़के और लड़कियां किस रेशियो में होंगे? 5:6 में होंगे। जिसमें 20% लड़के को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिल रहा है, जिसका मतलब हुआ कि 80% को नहीं मिला है। तो 5 अगर लड़के होंगे तो उसमें से 20% को मिला है, तो 80% को नहीं मिला होगा। तो वो कितना होगा वैल्यू? 5 का 80%। कैलकुलेट नहीं करना है, 5 का 80% आपको लिख देना है। आगे 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। इसका मतलब हुआ कुल लड़कियों के स्ट्रेंथ में से 25% को मिला है, तो 75% ऐसी लड़कियां होगी जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा। तो 6 का 75% कितना होगा? 6 का 75%। हमसे पूछा कितने छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। कितने छात्रों को जब छात्रवृत्ति नहीं मिलती है और परसेंटेज में दिया गया, तो हमें तो पता है कि बॉय को 5 का 80%, इतने स्टूडेंट को नहीं मिला है। 6 का 75%, जो भी एक्चुअल होगा उसका 75% लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। हमसे पूछा जा रहा है कितने छात्रों को, तो टोटल को जोड़ेंगे जितने को नहीं मिला है अपॉन कुल स्टूडेंट। कुल स्टूडेंट क्या है? मतलब बॉय प्लस गर्ल, टोटल कितने होंगे? 11। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8×5 = 40, 400%।
प्लस 75 को 6 से गुना करना है। याद है टेबल? नहीं याद है ना? तो क्या करें, इस 6 में से 2 इसको दे देंगे तो 150। 150 में मतलब कि 15 तिया 45 होता है। ये कितना हो गया? 450% अपॉन 11। 400 प्लस 450 कितना हो जाएगा? 850/11%। इसका मतलब 850/11% ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में दिया गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय को 20% कम करने और स्कूल से घर तक की समान दूरी को तय करने के लिए उसे अपने चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? ये तो ए बी रूल हो गया 20%, लेकिन समझ लो सिंपल 20% क्या हो रहा है? कम हो रहा है, मतलब कि वो स्पीड को उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा आंसर? 25%। लेकिन कैसे? देखो, स्कूल से घर तक की समान दूरी, डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो ये जो लाइन हमें बता के दिग्भ्रमित किया जा रहा है, ये फालतू का, हमें इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। आप सभी को पता है कि डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाता है। हम इसे भी क्या बोलते हैं? टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड हो जाता है। ये 1/t है। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मतलब 1/t। टाइम जो होगा वैसे वर्षा होता है। समय जो दिया गया है, टाइम का रेशियो क्या होगा? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। मतलब पहले अगर उसे टाइम 5 लग रहा होगा, कम करने का मतलब अब कितना लग रहा है? 4 लग रहा है। ये क्या है? टाइम का रेशियो 5 से 4। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? 4 से 5 हो जाएगा। समय कम लगेगा कब? जब अपने स्पीड को 4 से 5 करेगा। कितना बढ़ा रहा है? 1 यूनिट बढ़ा रहा है। 1 यूनिट किस पे बढ़ा रहा है? 4 पे बढ़ा रहा है। परसेंटेज बताने के लिए 100% से हम गुना कर देते हैं। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 25%। आप काटेंगे 25 बार में जाएगा, ये हो गया 25%। उस डाटा का कोई मतलब नहीं है। टाइम को अगर कम करें तो स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड को अगर कम करेंगे तो टाइम बढ़ेगा। इसे ही आप एक लाइन में कर सकते हैं। एक टाइम घट रहा है तो स्पीड बढ़ेगा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? -1/5। माइनस इसलिए लिखें कि ये घटने का इंडिकेट कर रहा है, माइनस मतलब घटना। तो एक दूसरा वैल्यू बढ़ेगा, कौन सा? स्पीड बढ़ेगा। ऊपर 1 है तो 1 रखिए, नीचे क्या होगा? 5 में से यहाँ पे साइन क्या है? माइनस का। 5 में से 1 गया 4। तो 1/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 25%। तो ये आप बस मौखिक तौर पे इस क्वेश्चन को करते और आंसर ले आते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया कि वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। कक्षा अध्यापक की वर्तमान आयु 47 वर्ष है। 5 वर्षों के बाद छात्रों और कक्षा अध्यापक की औसत आयु कितनी होगी बताना है फ्यूचर में। एवरेज का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? देखो, 20 स्टूडेंट का एवरेज एज कितना है? 15.5 साल है। अगर हम ये बोले कि अध्यापक का भी एज, अगर आज बोलते कि अध्यापक अगर इनके साथ चला जाता है तो एवरेज कितना होगा? अगर हम ये बोले कि अध्यापक भी इस क्लास में ऐड हो जाते तो कितने हो जाते टोटल? स्टूडेंट प्लस अध्यापक टीचर 21 हो जाते टोटल। उसमें मेंबर कितने हो जाते? 21। और उसका एवरेज अगर अध्यापक का 15.5 साल होता तो टोटल एवरेज कितना रहता? 15.5 ही होता टोटल एवरेज। 20 स्टूडेंट का भी 15.5 रहता, अध्यापक के ऐड होने से भी एवरेज चेंज नहीं होता। ये चेंज कब नहीं होता? जब अध्यापक का भी आयु 15.5 वर्ष ही होता। लेकिन अध्यापक का आयु कितना ज्यादा है? 47 वर्ष है। 15.5 से कितना ज्यादा है? आप बोलेंगे 31 साल ज्यादा है।
मतलब कि अध्यापक के ऐड होते ही पूरे एवरेज बढ़ेंगे। कितने से बढ़ेंगे? अध्यापक का 15.5 न होके 47 है, एवरेज से कितना ज्यादा है? 31.5 ज्यादा है। तो ये जो 31.5 ज्यादा है, 31.5 जो ज्यादा है, इसे कुल 21 आदमियों में बांटना पड़ेगा। कितना? 41.5 वर्ष। इसे भाग देंगे, नीचे आएगा तो 0 जाएगा। अगर हम 7 से काटें तो, या 3 से काटें तो 3 7 21, ये कितने बार में जाएगा? 105 बार में जाएगा। 7 से इसे काटेंगे 15 बार में, ये कितना आया? 1.5 ईयर। डायरेक्ट भी काट सकते थे। अगर 21 का टेबल आपको याद होता, आप बोल देते कि 21 को 15 से गुना करेंगे तो 315 आएगा, दशमलव है तो 1.5 हो जाता। मतलब एवरेज एज बढ़ जाएगा कितने से? 1.5 ईयर से। कब? जब उस ग्रुप में टीचर भी आ जाएंगे। अब 21 आदमियों का एवरेज कितना हो जाएगा? 15.5 और 1.5, 17 साल। 17 साल हो गया। हमसे पूछा जा रहा है 5 ईयर के बाद, 5 साल के बाद, 5 ईयर के बाद 21 स्टूडेंट का एवरेज कितना होगा? हर एक स्टूडेंट का एज 5 साल बढ़ेगा, अध्यापक का भी 5 साल बढ़ेगा। तो 17 साल में 5 साल हम और ऐड कर देंगे एवरेज में। तो 17 और 5 22। तो 5 साल के बाद 21 आदमियों का एवरेज कितना होगा? 22 साल। सही है। आप वैसे कर सकते हैं कि 20 छात्रों का, आप अगर आप लेंदी प्रोसेस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 20 गुने 1.5 करेंगे, प्लस अध्यापक का जोड़ेंगे 47, प्लस टोटल स्टूडेंट 21 हो गया। 21 गुने स्टूडेंट प्लस अध्यापक गुने 5 करेंगे, ये टोटल एज आ गया। इसे भाग देंगे 21 से, तब भी आपको आंसर कितना आएगा? 22 साल आएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, यहाँ पे एवरेज को एवरेज में ही रहने देंगे तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के किनारे पे खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 आंतरिक कोण बनता है। वह किनारों से 36 मीटर पीछे जाता है और देखता है कि कोण 30 डिग्री हो गया है। तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी बताना है। डायग्राम अगर मिल जाए तो समझने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। मान लेते हैं कि ये क्या है? ये हम बना लिए एक डायग्राम, इसके बीच में एक और ये हो। आइए। दिया गया है कि नदी नदी के किनारों पर खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा, देखो मान लो कि यहाँ पे वो आदमी, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे खड़ा है, नदी का एक किनारा है, नदी के दूसरे किनारे पर जो पेड़ है, यहाँ पे एक पेड़ है, ट्री है, एक विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा 60 डिग्री का आंतरिक कोण बनता है। ये क्या होगा? 60 डिग्री, आंतरिक कोण 60 डिग्री। अब आगे बोला कि वह किनारे किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है। पीछे मतलब कि इधर जाएगा, पीछे मतलब इधर जाएगा, इधर नहीं। पीछे मतलब कि किनारों से दूर जा रहा है। कितना? 36 मीटर। तब कितना कोण बनना? देखता है कि कोण 30 डिग्री हो गया। ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी का एक पे आदमी खड़ा है, दूसरे पे क्या है? पेड़। यही क्या होगा? नदी का चौड़ाई होगा। हमें यही डिस्टेंस पूछा जा रहा है। कैसे फाइंड करेंगे? जब भी आपको ये डायग्राम नजर आए, समकोण त्रिभुज 30 डिग्री 60 डिग्री, क्लास में डिटेल में बताते हैं। तो ये क्या होगा? 30 डिग्री 60 डिग्री, ये क्या है? परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा? √3। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा? 3 यूनिट।
हो जाएगा। ये लेंथ हो जाता है 2 यूनिट और ये लेंथ कितना हो जाएगा 1 यूनिट। डिटेल वीडियो में आप देख लेंगे। अगर 30-60 होगा तो ये हाइट कितना होगा √3। ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा 3 यूनिट। यहाँ से यहाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 2 यूनिट। 60 से 90 के बीच का 1 यूनिट। 2 यूनिट का वैल्यू हमें दिया गया 36। कितना गुना 18 गुना। तो 1 यूनिट का भी हम 18 गुना करेंगे। ये कितना हो जाएगा 18 मीटर। इसका मतलब हुआ कि नदी की चौड़ाई कितनी है 18 मीटर हमारा सही है। बाकी आपको XYZ करके करेंगे। अगर ये डायग्राम याद है, नहीं तो ये डायग्राम आप 1-2 बार देख लेंगे ना डिटेल में कि कैसे ये आया है, तो बहुत आसान है। क्या होता है आप बिल्कुल याद रखना है ध्यान में। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री अगर इस टाइप के बन रहे हैं तो 30 के सामने क्या होगा √3 और नीचे जो बेस लाइन होगा पूरा डिस्टेंस 3 यूनिट होगा। 60 से 30 के बीच में 2 यूनिट होगा। 60 से 90 के बीच में 1 यूनिट होगा। जिसका भी वैल्यू दिया रहेगा बाकी हम हर वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन को जहां दिया गया रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरा लाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्षों के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरा लाल से 30 रुपया अधिक ब्याज मिला है। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी है। ये बताइए कि 1 साल में अगर 5% मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा 15%। रहीम को कितना मिला होगा 15%। जब हम प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं तो रहीम को 3 साल में कितना मिला होगा 15% मिला होगा। अब आगे दिया गया कि हीरा लाल ने उतनी ही धनराशि जितना रहीम इन्वेस्ट किया था उतना ही धनराशि अगर हीरा लाल इन्वेस्ट करेगा तो उसको 2 साल में, 1 साल में 7% तो 2 साल में 14% मिला हुआ। आगे बोला कि साधारण ब्याज पर निवेश किया रहीम को हीरा लाल से 30 अधिक मिला है। ये रहीम को मिला है और ये किसको मिला है हीरा लाल। कितना डिफरेंस 15% और 14% में 1% का। यही 1% का वैल्यू कितना दिया गया है 30। तो 100% इसमें 100 से गुना कर देंगे या 2 जीरो चिपका देंगे तो इधर भी 2 जीरो चिपका देंगे। ये हो गया 100% प्रिंसिपल। इधर भी क्या होगा 100 से गुना करेंगे। ये हो गया 3000 प्रिंसिपल होगा। जब 3000 प्रिंसिपल होगा तभी इन दोनों के बीच में 3 और 2 साल में रेट के इस रेशियो से 30 रुपया का अंतर आएगा। आइए इस क्वेश्चन को करिए। सिंप्लीफाई करना है 1.8 प्लस 2 इंटू इतना इतना करो। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखो। अगर आप गौर से देखोगे तो 1.8 प्लस यहाँ तक क्या है प्लस है। अगर हम इसे एक बार इतना ही सॉल्व करें तो हम आंसर लगा सकते हैं क्योंकि देखिए आंसर में क्या आ रहा माइनस प्लस ये मतलब जो भी आंसर होगा वो 1.8 से प्लस कुछ आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते देखो 3 से 3 चला गया 2/5 ये पलटेगा तो 5 भाग है गुना में कन्वर्ट करने के लिए हर को अंश में लिखेंगे अंश को हर में लिखेंगे तो 5/2 ये 1 आया। 3/2 माइनस 1 3/2 माइनस 1 ये जो रिजल्ट देगा वो तो 1/2 देगा। मतलब ये पूरे के पूरे टर्म क्या आ रहे हैं प्लस में आ रहे हैं। तो 1.8 में हम जोड़ ही रहे हैं तो जो भी वैल्यू आएगा वो 1.8 से ज्यादा आएगा। ये 1.8 से कम है ये 1.8 से कम है ये भी 1.8 से कम है। एक ही आंसर है जो 1.8 से ज्यादा है तो पूरा सॉल्व ही नहीं करना है। वैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1.8 प्लस 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे क्या होगा
3/2 गुना 1/2 हो जाएगा। ये क्या 1.8 प्लस नीचे में 4 है ऊपर में 3 है, 25 से कर देते हैं तो 75/100। तो 1.8 प्लस 0.75 कितना होगा? 5.2 2.55 आसानी से आंसर आ जा रहा है। लेकिन आप क्या करेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे, ऑप्शन को भी ध्यान देंगे और साइन को भी चेक करेंगे, क्योंकि हम देख लें कि यहाँ तक तो ये तो जुड़ रहा है, ये टोटल चीज जुड़ रहा है, लेकिन इस चीज का वैल्यू, इतने का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो क्या ये माइनस में आएगा, क्या प्लस में आएगा? अगर माइनस में आता मतलब इसका ये माइनस हो जाता तो 1.8 से वैल्यू क्या होता, छोटा आता, जबकि टोटल प्लस में ही आ रहा है, इसीलिए हम क्या बोले 1.8 से वैल्यू क्या होगा, बड़ा आएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या, बिल्कुल नहीं, आप उसे बिल्कुल अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन को आपको मौखिक तौर पे करने के लिए ऑप्शन का मदद लेना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? ऑप्शन से अगर कर लेते हैं तो आसानी से हो जाएगा। देखिए दिया गया यदि संख्या 356 वाई एक्स 90 से विभाजित होता है तो y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? देखो 90 से विभाजित का मतलब हुआ कि वो संख्या 9 से भी होना चाहिए और 10 से भी होना चाहिए। कोई भी संख्या 10 से विभाजित तभी होगा जब उसका यूनिट डिजिट x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इसका मतलब हमें पता चल गया कि x की जगह पे 0 होगा, तो यहाँ पे भी x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमें बस y का वैल्यू बताना है। 9 से विभाजित होने का मतलब कि सम ऑफ डिजिट 9 से विभाजित होना चाहिए। 6 और 3 9, 9 से विभाजित हो रहा है। ये क्या होगा, 5 प्लस 0 5 और प्लस वाई, तो 5 प्लस वाई को 9 से विभाजित करने के लिए वाई का मिनिमम मान कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे वाई का मिनिमम मान 4 होना चाहिए, तो डी हमारा आंसर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 35640 को 90 से हम विभाजित कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया एक त्रिभुज के दो कोण 1:2 में है और इन कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो सबसे छोटी कोणों की माप क्या है? मान लीजिए दो कोण, कोण ए रेशियो कोण बी रेशियो कोण सी है, तीसरी कोण को कोण सी मान लिया। पहला 1 है, कोण बी 2 है, तो तीसरा कोण क्या होगा? बोला जा रहा है कि कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, इन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे कितना है, 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री, कितना गुना, 30 गुना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटे कोणों की माप क्या है? कौन सा होगा, कोण ए, ये भी 30 गुना होगा। हमारा आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा सही है। तो कुछ लॉजिकल और एक लाइन का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब XYZ ना मान के सीधा सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्या होगा, कॉस स्क्वायर 270 माइनस 5 दिया गया है, माइनस साइन स्क्वायर 180 माइनस 5 प्लस साइन स्क्वायर π/2 साइन स्क्वायर 270 माइनस 5 दिया गया है। मान ज्ञात कीजिए। अब गौर से देखेंगे तो आपको 270 माइनस थीटा का वैल्यू तो पता नहीं है, तब हम क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बोलो, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा साइन स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिखे तो कॉस स्क्वायर 270 डिग्री माइनस 5 माइनस साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस 5। साइन 180 माइनस 5 का वैल्यू पता है, जल्दी से कमेंट में करो क्या होगा, प्लस
साइन स्क्वायर 270 डिग्री प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, माइनस ही है ना, हाँ माइनस 5। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देखिए, इस पे और इस पे फोकस करिए। अगर 270 माइनस थीटा की जगह अगर हम ए बोले कुछ टाइम के लिए, तो ये बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होता है। ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 1 माइनस साइन स्क्वायर 180 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, आप बोलेंगे ये साइन 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन प्लस में 180 में से घटा रहे हैं, तो साइन साइन में ही रहेगा। साइन क्या रहेगा, साइन में रहेंगे, साइन थीटा हो जाता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि साइन 180 माइनस 5 क्या होगा, साइन 5, और उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 क्या होगा, कॉस स्क्वायर 5। हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी हमारा सही है। अब इसको कन्वर्ट नहीं करें, कॉस 270 माइनस 5 करिएगा, फिर वहां पे साइन 270 माइनस 5 करिएगा, क्यों करेंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट का मामला फंस रहा है। जहाँ पे ऑल स्कूल टू कॉलेज, वहाँ पे टाइन टेन और कॉस होगा, कॉस का साइन हो जाएगा, फिर क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। तो जब आपको दिख ही रहा है कि ये दोनों मिलके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर उसको क्यों आगे लेके चलना है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 10,648 और 9,680 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कोई प्रिंसिपल 2 साल में, 2 ईयर में 9,680 हो जा रहा है, और 3 साल में 10,668। इसका मतलब कि अगले 1 साल में ये 9,680 कितना हो जाएगा, 10,648। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो हमें 1 साल का पता चल गया कि ये इस रेशियो में है, वैल्यू दिया गया था। हम रेशियो क्यों निकालें, रेशियो में टाइम जाएगा, हम बस इसका अंतर ले लेते हैं कि 9,680 1 साल में कितना बढ़ रहा है। घटाने में थोड़ा सा अगर लिखना पड़े तो आप क्या करो, देखो अगर यहाँ पे होता 680 होता, तो 10,680 में से 9,680 घटाते तो 1,000, लेकिन यहाँ पे कितना कम है, 80 से 32 कम है, 1,000 में से 32 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 960, क्या हो जाएगा, 968 हो जाएगा। मतलब 1 साल में 9680 बढ़ा है कितना, 968, कितने पे बढ़ा है, 9680 पे। परसेंटेज बताने के लिए 100 से गुना करेंगे, 0 से 0 चला गया, 968 से 968 चला गया, ये कितना हो गया, 10%। आंसर कौन सा होगा, ए। 2 साल में दिया गया है, बोला गया 3 साल में, इसका मतलब अगले 1 साल में 9680 कितना हो जा रहा है, 10,648 हो जा रहा है। हम ये चेक करेंगे कि कितना बढ़ रहा है, तो कैलकुलेशन यहाँ पे लगेगा। टोटल 968 बढ़ रहा है, 968 किस पे बढ़ रहा है, 9,680 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, हमारा आ गया 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ज्यादा दिया ही कि नहीं, आपको यहाँ पे थ्योरम जब तक याद नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते। बस दिया गया एंगल ए आर एस का वैल्यू दिया गया 125 डिग्री। हमसे पूछ रहा है बी ए पी का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। वो क्या है, सेंटर है। इसमें 1-2 थ्योरम है, तो इसे हम डिटेल में समझें, जिससे आगे अगर कभी आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। आइए, ये सर्कल बन गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो जो क्वेश्चन में दिया गया वही काम कर रहे हैं।
ये क्या है? सेंटर से जो लाइन गया है, और एक क्या क्या जो दिया गया वो बिल्कुल हम लिख दे रहे हैं। ये लाइन हो गया। एक क्या क्या है, इस लाइन से लाया है और इसको मिला दिया है, इससे इसको मिला दिया, यही किया है। तो इसको नाम दे देते हैं। नाम क्या क्या दिया है? ये ए है, ये बी है, ये पी है, और ये सेंटर ओ है। यहाँ पे आर है, और ये क्या है? एस है। आप सब स्टूडेंट एक बात बताओ, अगर ये एंगल हमें पता है कितना, 125 डिग्री, या आप एक काम करो कि इसको और समझने के लिए इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करो। ये देखो, ये तो पता चलेगा, डायग्राम इसी हिसाब से बनेंगे। हम क्या करें, यहाँ पे कुछ चीज को पहले हटा दे रहे हैं। इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, हटा दिए हैं। अब हम एक जो अपने मन से जो ये लाइन जो आ रहा है, ये जो लाइन यहाँ से आ रहा है, इसको रहने देते हैं। अगर हम एक कंस्ट्रक्शन करें रेड लाइन से, या क्या कर रहे हैं, इस बी को इससे, इस बी पॉइंट को यहाँ से मिला दे रहे हैं, मिला दिए। इसका नाम दे देते हैं, आर दिया गया तो आर हो गया। तो अब गौर से कि ये जो कोण आर है, कोण आर और यहाँ पे क्या ए, कोण ए इक्वल होंगे। कोण आर मतलब कि बी आर पी इक्वल टू बी ए पी होगा, क्योंकि ये जो चाप है, ये जो जीवा है पीबी, पीबी से बना हुआ एंगल सरकमफ्रेंस पे इक्वल होते हैं। तो ये पीबी अगर क्या है, जीवा है, चाप है, यहाँ से जो एंगल ये होगा बी ए पी, वही एंगल इसी चाप से बना हुआ कोण क्या होगा, बी आर पी। इसका मतलब हुआ कि अगर एंगल आर का वैल्यू अगर हमें पता चल गया, हम बता सकते हैं कि कोण ए का वैल्यू क्या होगा, बोलेंगे बिल्कुल। अब यही एक हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन अपने मन से किए हैं, अब इसको मिला दिए। जो हम अपने से किए हैं उसको रेड रखे हैं, जो क्वेश्चन में दिया गया वो टोटल का टोटल कलर कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का रहेगा। अब एक बात बताइए, तो जैसे ये डायामीटर है, ये एक सर्कल होगा, ये 90 डिग्री होंगे, कोण पी 90 डिग्री होगा। इसी तरह कोण आर भी 90 डिग्री होगा, तो हम बोल सकते हैं कोण पी इक्वल टू कोण आर 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अर्धवृत्त में या जो डायामीटर से तो सरकमफ्रेंस पे जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। जैसे उसको आपको समझना है, यानी कि थ्योरम के स्टाइल में, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ता है, आपको वो थ्योरम माइंड में होना चाहिए। ये 90 डिग्री, कोण पी 90 डिग्री, कोण पी किस में, त्रिभुज ए पी बी में। कोण आर किस में 90 डिग्री, त्रिभुज बी आर एम। लिख देते हैं, ये ट्रायंगल किस में है, ए पी बी में। ये किस में है, ट्रायंगल बी आर एम। बस हो गया। हमें क्या दिया गया है, इसका वैल्यू कितना, 125 डिग्री दिया है। टोटल कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 125 जाएगा तो ये 55 डिग्री। ये क्या हो गया, कोण 55 डिग्री हो गया। अब अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला कोण जिसे हम कोण बोल दे, कोण पी आर बी, तो कोण पी आर बी क्या होगा, आप बोलेंगे कोण ए आर बी में से, ए आर बी में से अगर हम कोण ए आर पी घटा दें तो निकल जाएगा। कोण ए आर बी, कोण ए आर बी क्या है,
90 डिग्री माइनस कोण ए आर पी कितना है 55 डिग्री। ये हो गया 55 डिग्री। 90 डिग्री में से 55 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा 35 डिग्री। इसका मतलब कि ये एंगल हमारा कितना आ गया 35 डिग्री। और अगर ये एंगल 35 डिग्री आ गया है एक चाप वाला कॉन्सेप्ट से, अगर ये 35 डिग्री आ गया तो ये भी कितना होगा 35 डिग्री। ये इस मॉक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक बार फिर आप पीछे करके बहुत हम आराम से और धीरे धीरे समझाने का कोशिश किए हैं। उम्मीद करते हैं कि एक बार जब आप इसे और देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट दोनों आपका अपना हो जाएगा। पढ़िए और बनाइए। ये दिया गया है BC पैरेलल टू DE, एक्स का वैल्यू बताना है। कैसे करेंगे देखो, जो डायग्राम रहेगा वो उसी कलर में रहेगा, जो उसमें हम एक्स्ट्रा करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे उसका कलर हमेशा चेंज रहता है। आइए इसमें क्या करेंगे, डी पैरेलल है BC का, हमें एक्स का वैल्यू बताना है। बहुत सारे मेथड हैं, उसमें से हमें एक मेथड ये बहुत अच्छा लगता है कि इसको अगर पीछे तक एक्सटेंड कर देंगे, कर दिए, और अगर इसका नाम दे दिए पीछे जो ये एक्सटेंड किए थे M, तो हम ये बोल सकते हैं कि MC पैरेलल टू DE। आप बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि उसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दिए हैं। BC पैरेलल टू क्या है DE है। अब हम क्या करेंगे बताइए, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये 38 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 38 डिग्री होगा। दो पैरेलल लाइन में ये लाइन आपस में कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो 38 डिग्री हो गया। अगर ऐसे याद याद नहीं रहती, इस दोनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। 180 में से 38 घटाएंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, और ये टोटल कोण 180 डिग्री होगा तो ये 38 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह अगर हम ये देखें, एक लाइन पे पूरा एंगल 180 डिग्री बनता है, जिसमें से यहाँ पे 122 डिग्री है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 180 में से 22 घटा देंगे 58 डिग्री। 58 डिग्री। अब अगर बोले कि यहाँ पे एक नाम दे दीजिए, एन कहीं नहीं दिया, एन यहाँ पे दे दें। आप ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है ANB में, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर हम कोण x निकालना चाहें हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से 38 डिग्री और 58 डिग्री घटा देंगे। देखो 8 8 16, 6 जीरो में से 6 गया 4 होगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, यहाँ पे कितना बचा 1, 5 और 3 8, 8 1 9, 17 में से 9 गया 8, तो कोण x का वैल्यू कितना होगा 84 डिग्री। बहुत सारे मेथड हैं, एग्जाम में जिस डायग्राम या जिस क्वेश्चन में जैसा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करे, आप इसे भी एक्सटेंड करके पैरेलल करके कर सकते हैं, ये ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं, जो मेथड आपको जिस टाइम पे ध्यान पड़ जाए उससे आप कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 10 मेथड इसी में बता दे कि पूरा का पूरा लेक्चर एक ही क्वेश्चन में चला जाए। आइए देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन करना है। बताइए 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 2/4, ऐसे से करते हुए 1 माइनस 1/6 दिया गया है। आप अगर गौर से देखें तो यहाँ पे क्या 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 2/4, आगे क्या होगा 1 माइनस 3/4, अगला क्या होगा 1 माइनस 4/4, अगला क्या होगा 1 माइनस 5/4। तो ये जो 1 माइनस 4/4 है ये दिख रहा है, 4 से 4 कटेगा एक बार में, एक में से एक गया 0, ये टोटल मल्टीप्लाई में है तो 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो 0, तो हमारा आंसर क्या होगा B होगा। तो जैसा सीरीज दिया होगा तो एक बार सीरीज का जो बीच का पार्ट नहीं दिया उसे भी आप एक्सटेंड करिए, नहीं तो पहले स्टूडेंट क्या करेगा 4 1 करेगा, फिर अगला, फिर अगला, ऐसे करके मिलेगा। अरे यार ये तो 20, तो बीच का वैल्यू क्या है 0 आ रहा है। देखिए एक संख्या के
82% और 73% का अंतर 72 है। ये बताइए 82 और 73 के बीच का अंतर कितना है? आप बोलेंगे 9%। 9% का वैल्यू कितना है? 72। हमसे पूछा जा रहा है 48%। 3 से भाग देंगे तो 3% कितना हो जाएगा? 24 या 72 होता है। हमें बताना है 48%। हम 1% नहीं निकाले हैं, 3% निकाले। ये 48 इसका कितना गुना? 16 या 48 होता है। तो 24 का भी 16 गुना करेंगे। अब मामला फंस गया, आपको याद ही नहीं है तो कैसे करेंगे? 24 का टेबल नहीं याद है, 16 का टेबल तो याद है। तो 24 को 20 प्लस 4 लिख दीजिए। 16 दूना 32, 320, 16 चौका 64। तो 320 प्लस 64 कितना होगा? 384। हम क्या किए? 9% दे दिए। 1% ना निकाल के 3%, क्योंकि हमें 48% का वैल्यू बताना था। हम देख लिए कि ये 3% जो है 16 को 16 से गुना करेंगे तो 48% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को हल करें। ये देखिए यूनिट डिजिट हर एक जगह पे अलग अलग है, दो ऑप्शन में 7 है। अगर हम यूनिट डिजिट पे काम करें, दशमलव के बाद हर एक जगह 3 डिजिट है, मैक्सिमम क्या है 3 डिजिट, तो हर एक जगह आप 3 डिजिट बना दीजिए। यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे कुछ मत करिए, यहाँ पे 0। हम अगर जोड़ेंगे तो 1 0 1 होगा, 3 4 0। मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, हमारा सही हो जाए। अगर दो ऑप्शन में होता तो हम क्या करते हैं? 31 13 3 और इसे जोड़ते हैं। 31 13 हो जाता 44, 44 प्लस 6 50। तो दो ऑप्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि 50 होता, किसी में 49 होता, उसके थ्रू भी हम इसको कर लेते हैं। उससे भी नहीं होता तो हम क्या करते हैं? 330 और 331 को जोड़ते, ऐसा जैसे नॉर्मली जोड़ते हैं। तो 661 हो जाता। 661 भी देख लेते हैं कि 600 के राउंड में आ रहा है कि नहीं। बहुत सारे मेथड है, एक क्वेश्चन का अप्रोच है। हम क्या बता रहे हैं? बस आपको देखना है कि आपको उस क्वेश्चन में बेस्ट मेथड कौन सा अप्लाई करना है। दिया गया है कि 2.697 प्लस इतना का स्क्वायर माइनस ये का लगभग वैल्यू बताइए, कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? इसको मानेंगे 2.5, अप्रोक्स बोल रहा है, इसको मानेंगे 0.5। 2.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे 2.5 माइनस 0.5 क्या होगा? 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 में से 4 जाएगा तब 5। अप्रोक्सीमेट 5 का आंसर आएगा। 5 से ज्यादा आना चाहिए, कम नहीं आना चाहिए। ऑप्शन सी। अब फिर वही वाले स्टूडेंट सामने आएंगे, सर कहीं 2 में होता तो पूरा गुना करना पड़ता है। और आप जो करते हैं ना वो a माइनस बी करके करते, फिर करते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी। हम अगर इसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना रहता तो हम क्या करते हैं? हमें पता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होगा फॉर्मूला? 4 इंटू ए इंटू बी। ए के जगह पे ये है, बी के जगह पे ये है। इसको गुना करते हैं 2.697 गुना 0.498 करते हैं। इसको हम अप्रोक्सीमेट 0.5 बोल सकते हैं, तो हम इसे क्या बोलते हैं? 4 इंटू 2.697 इंटू 0.5। 0.5 को हम 1/2 लिखेंगे। इससे इसको काटते 2 बार में। ये बोलते क्या कि देखो अगर हम इसमें बोलते 2.5, 2.5 बोलते तो ये क्या हो जाता? 5 हो जाता। प्लस कितना कम बोले थे? तो 2 इंटू 0.197 को हम गुना करते, लगभग हमारा यही आंसर आता। 19 दूना 38, कोई और मजे ले रहा है। प्लस 5 प्लस क्या होता? 19 दूना 38, 380 प्लस 7, 7 दूने 14, 380 प्लस 14 कितना होता? 394.394। जोड़ते थे क्या था? 5.394। कौन सा आंसर आता?
ये आता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि 0.498 है, हम 0.5 मान लिए। ठीक है, 5.3 तो आ गया ना, एग्जैक्ट लेंगे तो 0.37 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये दिया गया है, इसको आपको पी बाई क्यू में रखना है। बार का मतलब क्या होता है, बार को हटाने के लिए 37 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितने डिजिट पे बार होगा उतना 9, जितने डिजिट पे बार नहीं होगा उतना 0। दशमलव के बाद 2 डिजिट पे बार नहीं है तो 2 0 लिख दिए, माइनस ऊपर में माइनस, जिस डिजिट पे बार नहीं उसे घटा देंगे, 03 पे बार नहीं है। 37 में से 3 गया 34 बट्टा 900 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 17 बट्टा 450। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। वैसे अगर आप चाहते तो एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में 99 आया है। आपको पता है कि नीचे में जो भी आएगा एक ही 9 आएगा, 2 9 आने का चांस ही नहीं, क्योंकि बार एक पे है, तो ये नहीं होगा। 1000 का कोई चांस ही नहीं है। इस दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। इतना पता चलेगा कि नीचे 900 आ रहा है, 900 नीचे आ रहा है, ऊपर में 0 का रोल कॉल नहीं, क्योंकि 37 में से 3 घटेगा तो 0 प्रेजेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा। देखिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप चाहेंगे तो लिख के कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। दिया गया दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है, मतलब कि दोनों अंक 4 2 6, 4 2 6, 5 1 6, 6 5 1 6, मतलब हर एक जगह पे क्या है, 6 है। आगे बोल रहा है यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए। अंकों के क्रम को उलटना मतलब जैसे 24 मान ले दिया हो या 15 दिया हो, मान लेते हैं 15 ही दिया हो, अंकों के क्रम को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है, मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है। तो हमारा वो ऑप्शन सही होगा जिसको पलटे, तो वो क्या होगा, इसका दोगुना करेंगे, उसमें 6 घटा देंगे। यही बोल रहा है। क्या बोला कि जैसे मूल संख्या 2 होगा, ये लाइन को फिर से पढ़िए, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, उलट दिए 15 को उल्टेंगे तो 51 होगा। तो प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या के दोगुने, ये जो संख्या है वो मूल संख्या का दोगुना से 6 कम है, यही बोला जा रहा है। अब गौर से देखिए, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो जब हम इस संख्या को पलटेंगे तो 24 से बड़ा आना चाहिए, 15 को पलटेंगे तो 51 आएगा, 51 को पलटेंगे ये कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि जब संख्या को पलटेंगे तो इसके दोगुना आना चाहिए, दोगुना से 6 कम। तो 51 को पलटेंगे तो 15 आ रहा है, तो 51 का दोगुना तो 102 होता है, ये नहीं होगा। 42 को पलटेंगे तो 24 होगा, 42 का दोगुना 84 होता है। मतलब कि हमें वो वाला नंबर पे फोकस करना है जो पहले छोटा दिखे, तभी तो पलटेंगे तो बड़ा दिखेगा। देखो 24 को पलटेंगे तो 42, 15 को पलटेंगे तो 51, मतलब 15 का दोगुना करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 24। क्या 24 51 के बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा। इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, तो 24 का उल्टा क्या होगा, 42। 24 को हमें क्या करना था, दोगुना करना था, तो 48, और उसमें से 6 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 42। मतलब कि जो क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया गया उसको सेटिस्फाई कर रहा है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक वस्तु को 1360 के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% का लाभ करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। मतलब 15% का हानि मतलब कि 85%, 85% का वैल्यू कितना दिया गया है, 1360। कॉस्ट प्राइस क्यों निकालना है, ये देखो 50 से, ये 17 से कटेगा, 17 पचे 85, 5% का वैल्यू कितना आएगा,
17 से कटेगा तो कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा ना, 80 हो जाएगा। 17 8 136। 5% का वैल्यू 80 आया है, हमें बताना क्या 110% का वैल्यू। ये इसका कितना गुना है? 22 गुना है। ये वैल्यू भी क्या होगा? 22 गुना। 22 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 8। या आप इसको तोड़ भी सकते हैं, 20 + 2 में आसान है, या गुना भी कर सकते हैं। 20 + 2 में करेंगे तो 20 का 8 गुना कितना होगा? 1600, और 2 का 8 गुना 160, तो 1600 + 160 क्या होगा? 1760। मतलब कि 10% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? 1760 में बेचना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे का इतना दिया गया अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितना होगा? देखो 4 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो में है। जो भी आंसर होगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। 80 नहीं हो रहा है, 5 4 9 2 11 नहीं हो रहा है, 5 1 6, ये दोनों 2 ऑप्शन बच रहे हैं। ये इसका कितना गुना है? आप बोलेंगे 4 यूनिट का ये गुना जो है 4 से भाग देंगे तो 4 × 12, यहाँ पे कितना बचेगा? 35 चौका 140। इसको गुना करेंगे 3 से, 35 × 105। और आप चाहते तो इस दोनों को इसको भी सॉल्व नहीं करते, क्योंकि आप देखो 4 यूनिट का वैल्यू 140 है, हमें 3 यूनिट का बताना है, एक ही यूनिट तो कम है। अगर 4 यूनिट का हम आधा करेंगे 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का वैल्यू क्या है? 70 आ रहा है, जबकि यहाँ पे दिया गया 3 यूनिट का वैल्यू 60। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 यूनिट का 140, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? इसका आधा, 2 यूनिट का वैल्यू 70 होगा। और ये 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है, 2 यूनिट का वैल्यू ही जब 70 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 60 कैसे होगा? जब ये नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचा 105, तो हम ऑप्शन सी लगा लेते हैं। 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग दिया गया है, उनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहले क्रमागत क्या होगा? मान लेते हैं x होगा। हमारा मानने का तरीका, एक मानेंगे x + 1, एक मानेंगे x - 1, एक होगा x + 2 होगा। हो गया क्रमागत संख्या। इसमें क्या बेनिफिट है? जब इसको जोड़ते हैं ना, -1 + 1 कट जाता है, +2 अगर 5 बोला रहता है तो -2 से कट जाता है। अब हमें बोल रहा है क्या? सब में 3 से गुना करेंगे, 3 का मल्टीपल यही होगा, का योग ज्ञात कीजिए। 3 से गुना करेंगे, 3 से इसको भी गुना करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इस सब का सम कितना दिया गया है? 78। आप ये 3 को अंदर गुना करके कुछ गलती नहीं किए। 3 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इससे तो 3 भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? देखो x x x, हम क्या बोल रहे हैं? ऐसे लिखना, x - 1 प्लस x प्लस x + 1 प्लस x + 2 बराबर 78 / हम 3 कर देंगे। ये कितनी बार में जाएगा? 26 × 78 होता है, 36 18 होता है। अब देखो जोड़ेंगे तो देखो -1 से +1 कट गया। अगर -2 होता इधर, अगर 5 का बोल दिया रहता तो +2 कट जाता। यहाँ पे 1 2 3 4 4x बराबर 24, 2 उस साइड गया, x बराबर 6 आ गया। हमसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या क्या है इनमें? 3 × x + 2, 3 × x + 2, x के जगह पे क्या रखेंगे? 6, तो 6 2 8, 8 3 24। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को एंजॉय किए होंगे।
और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अपना अपना ख्याल रखिएगा। ये मॉक टेस्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप उसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।